आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनिस सनवर। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का स्पेशल शो ख़ास मुलाकात। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स के हर दौर को बहुत करीब से देखा है। एक वो दौर जब कांग्रेस का उरूज था और एक वो दौर जब कांग्रेस थोड़ी सी नीचे आई, लेकिन शख्सियतें नहीं बदलती। आज जो मेरे गेस्ट हैं, मैं उनको आपसे रूबरू कराऊं तो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आवाज़ इतनी बुलंद है कि पूरे नेशनल लेवल पर सुनी जाती है। तारिक अनवर साहब नाम है उनका। 6ठी बार लोकसभा सांसद, 2 बार राज्यसभा, यानी अगर पूरा ओवरऑल मिलाया जाए तो 8 बार उन्होंने संसद में अपनी हाज़िरी दी है, अलग अलग मुद्दों पर बात की है और बहुत बेबाक आवाज़ के तौर पर उनको नेशनल पॉलिटिक्स में जाना जाता है। बहुत कम चुनिंदा नेता हैं जो उस जगह पर पहुंच पाए जहां पर आज तारिक अनवर साहब हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुंसिफ टीवी में ये ख़ास मुलाकात प्रोग्राम है, तो मैं चाहूँगा कि एक थोड़ा सा आपके निजी ज़िंदगी पर बात करें, फिर धीरे धीरे हम पॉलिटिकल चीज़ों पर आएंगे। तारिक साहब, बिहार से आपका ताल्लुक़ है। बिहार यकीनन यूपी और बिहार की जो पॉलिटिक्स होती है वो सबसे अलग होती है अलग राज्यों से, ख़ासकर हिंदुस्तान में। बिहार से आप ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में आपने जगह बनाई। कैसा रहा ये सफ़र और किस तरह से आप इसको देखते हैं अपने पूरे पॉलिटिकल करियर को? देखिए, आपका कहना सही है कि हमारा ताल्लुक़ बिहार से है और बिहार से एक जंग आज़ादी के जो सिपाही थे, हमारे दादा, वो भी सियासत में थे और वो बिहार उड़ीसा जब एक स्टेट हुआ करता था जी, तो उसके वो प्रेसिडेंट थे, स्टेट प्रेसिडेंट थे। फिर उसके बाद हमारे वालिद साहब भी सियासत में आए और फिर वो 1952 में एमएलए बने, बिहार विधानसभा के सदस्य बने। और चूँकि फैमिली बैकग्राउंड मेरा कुछ इस तरह का था, वो भी एक रीज़न था। फिर उसके बाद हम लोग लगातार सियासत से जुड़े रहे और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर फिर यूथ पॉलिटिक्स, फिर यूथ के बाद कांग्रेस की सियासत में कदम रखने का मौका मिला। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो मैंने पहला इलेक्शन लड़ा वो पार्लियामेंट का लड़ा। उससे पहले मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था। तो पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ने के वजह से भी कहिए, एक वजह वो भी थी कि मुल्क की सियासत में या मरकज़ी सियासत में हिस्सा लेने का मौका मुझे मिला। शुरुआत तो ब्लॉक लेवल से हमारी हुई थी, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते पहले टाउन नगर कांग्रेस कमेटी के में काम किया, फिर स्टेट लेवल पे काम किया, फिर यहाँ दिल्ली आ गए, फिर दिल्ली में कौमी सतह पर काम करने का मौका मिला। कांग्रेस को ही क्यों चुना आपने अपने पॉलिटिकल करियर के लिए? क्या लगता था, क्या वो विचारधारा वजह थी या एक लगता था कि शायद उस वक्त पे कांग्रेस का एक उरूज था, तो शायद ये भी एक वजह? नहीं, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे दादा जी और हमारे वालिद साहब दोनों ही कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस बैकग्राउंड पहले से ही था। हाँ, मेरा था। और बाद में जब कुछ सियासी शऊर आया तो मैंने समझा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इस मुल्क के अंदर, जो इस मुल्क की बनावट है, यानी जो डाइवर्सिटी में अनेकता में एकता जिसको कहा जाता है। एकता इसको कह सकते हैं, वो कांग्रेस ही उसको चला सकती है या चलाने की सही सलाहियत है। उसकी वजह कि एक लंबे अरसे तक कांग्रेस ने कौमी मूवमेंट को चलाया था। जंग आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने ही उसकी रहनुमाई की थी। तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इस मुल्क के जो भी हालात हैं उनको लेकर चलने में वो कामयाब हो सकती है और हो रही थी उस समय, उस वक्त तक। और आज भी हमको लगता है कि मुल्क के हालात हैं उसमें कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी कौमों को, सभी मज़हब को, सभी ज़बानों को, अलग अलग कल्चर, अलग अलग जो नुक़्ता नज़र है, उस सब को लेकर चलने में वो
सक्षम है। कहा जाए कि कामयाब है। जब आप पहला चुनाव लड़ते हैं, अक्सर जिस आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि ये सारी चीज़ें होती हैं कि ज़्यादातर नेता जो अब निकल कर आते हैं वो कभी या तो नगर पालिका के चेयरमैन रहे हों या फिर इस तरह के लेवल पर आए हों, लेकिन आपको पहला ही मौका जो है सीधे जो है पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का मौका मिला। कैसा था वो एक्सपीरियंस? अब आप उसको पुरानी यादों को याद करते हैं तो क्या एज रही होगी उस वक्त आपकी? इत्तेफाक से जब हमको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया, जी। वो जगह मेरी अपनी नहीं थी, मतलब मेरा कोई विरासत नहीं था वहाँ वो नई जगह थी मेरे लिए। लेकिन पार्टी ने तय किया कि हमको वहाँ से इलेक्शन लड़ना है। तो ये 1977 का मामला है। तो 1977 में मैं 25-26 साल का था। बहुत ही। हाँ, तो एकदम ये कहा जाए कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम शामिल ही हुआ था कि हमको टिकट मिल गया और पार्टी ने कहा कि आप कटिहार से जाकर चुनाव लड़िए। तो कटिहार मेरे लिए नई जगह थी, हम उससे बहुत वाकिफ़ नहीं थे। लेकिन वहाँ के लोगों में जब हम वहाँ पहुँचे तो जिस तरह से लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया या सपोर्ट किया या जो इज़्ज़त बख्शी, तो उससे मैं मुतासिर हुआ और मैंने तय किया कि हमको इसी जगह से चुनाव लड़ना है और यहीं अपनी इसको कर्म भूमि हमको बनाना है। तो पहला 77 का चुनाव तो हम हार गए थे, चूँकि उस वक्त एंटी कांग्रेस वेव था पूरे देश में, पूरे मुल्क में, इमरजेंसी। हाँ, जिसमें इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो उसके बाद फिर दोबारा जब चुनाव हुआ 1980 में, तो वहाँ से हम कामयाब होकर आए और तब से लगातार हमने कटिहार की ज़मीन को पकड़ रखा है। और जब भी 13 चुनाव हम लड़ चुके हैं, 13 चुनाव में 6 चुनाव हम जीते हैं, बाकी हारे भी हैं। और लेकिन उसके बावजूद चाहे हारे हों चाहे जीते हों, हमने कटिहार की सरज़मीन को नहीं छोड़ा नहीं। अक्सर ऐसा रहता है कि जब आप रहने वाले कहीं और के हों, चुनाव किसी और ज़िले से या किसी और लोकसभा से आपको लड़ना हो, तो वहाँ के अक्सर कार्यकर्ता जो होते हैं ज़मीनी लेवल के, वो नाराज़ हो जाते हैं। क्या उस तरह की नाराज़गी फेस करी की आपने या मना लिया बैठा कर सबको? हाँ, मैं जब गया तो शुरू में थोड़ा लोगों में नाराज़गी हुई, क्योंकि हम एक तरह से हमारा घर तो गया में भी था, मुंगेर में भी था, और चूँकि मुंगेर से हमारे वालिद साहब एमएलए थे और गया हमारा जो ख़ानदानी विरासत थी वहाँ थी। लेकिन जब उसके बाद हम पटना आ गए, पटना में मेरी स्कूलिंग हुई, कॉलेज भी हुई, वहीं से हमने किया। तो लोगों में थोड़ी बहुत तो ये था कि भाई आप पटना के रहने वाले हों और आप इतनी दूर कटिहार सफ़र करके आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे अपने बिहेवियर से कहिए, अपने तरीक़े से मैंने लोगों को अपनी तरफ मोड़ने का काम किया और उसके बाद लोगों ने मुझे कबूल भी कर लिया और वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बनाकर भेज दिया। कांग्रेस में हर बड़ी पोस्ट मैं कहूँगा कि आप रहे, आप माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं एक वक्त में, लेकिन तारिक अनवर साहब लड़ जाते हैं उस वक्त के संगठन महासचिव से, शिंदे साहब से। क्या वजह थी और क्या कोई अब नेता उतनी हिम्मत दिखा पाएगा, खासकर अगर कोई माइनॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर हो और वो संगठन महासचिव से लड़ जाए? वो बात सही है। उसकी वजह थी, शिंदे जी ने बग़ैर मेरे मर्ज़ी के या जानकारी के या हमसे को कॉन्फिडेंस में लिए हुए उन्होंने दिल्ली माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का सदर किसी को बनाया था जिसको मैं नहीं जानता था। तो मैं ऑल इंडिया का चेयरमैन था और बग़ैर मेरी मर्ज़ी के या बग़ैर हमारे कंसेंट के किसी को स्टेट प्रेसिडेंट बना देना मैं मुनासिब नहीं समझा और मैंने उनसे एहतजाज किया इस पर। और बाद में फिर वो भी मान गए कि उनसे गलती हुई थी। इतना वक्त कांग्रेस को आपने दिया, लेकिन एक वक्त नाराज़गी भी हुई और उस नाराज़गी की वजह से आपने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। लेकिन 1 साल तक आपका कमरा खाली रखा गया कि शायद तारिक अनवर साहब वापस आए। देखिए, ऐसा है कि कोई नाराज़गी कांग्रेस पार्टी से नहीं थी। एक बुनियादी बात थी,
उस समय सोनिया जी नई नई सियासत में आई थी, उनको कांग्रेस कमेटी का सदर बना दिया गया था और वो अच्छा काम भी कर रही थी, सब कुछ ठीक था। इसी बीच में पार्लियामेंट का इलेक्शन अनाउंस हुआ 99 का, और यह 2000 का था, ऐसे ही कुछ हमको याद नहीं है जी। तो उनको लोगों ने, वर्किंग कमेटी ने उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिया, जबकि वो खुद नहीं चाहती थी, लेकिन जो उनके आसपास के लोग थे या वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने उनको उम्मीदवार बना दिया वज़ीर आज़म का, अगला प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। तो वो बात है, हमको, शरद पवार जी को, PS संगमा जी को, ये 3 लोग, हम लोग ख़ास तौर वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, हम लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। इसलिए नहीं अच्छी लगी कि हम लोगों को लगा कि ये सोनिया जी का नाम आने से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा और वो फॉरेन ओरिजिन का, विदेशी होने का वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और फिर हमको लगा कि हम लोगों को ये महसूस हुआ कि शायद देश के लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़े हैं, वो फिर से किसी विदेशी को अपना प्राइम मिनिस्टर के शक्ल में शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, ये हम लोग की अपनी एक भावना थी, कहिए जज्बात था। तो हम लोगों ने एक ख़त लिखा सोनिया जी को और हम लोग कहा कि आप कांग्रेस प्रेसिडेंट की हैसियत से आप काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। उनके आने के बाद 2-3 स्टेट्स हम लोगों ने जीता भी था, तो आप उसमें काम करें, बहुत अच्छी बात है कांग्रेस प्रेसिडेंट की हैसियत से, और कांग्रेस की विरासत को बचाने का काम कर रही हैं आप। लेकिन जब आपको प्राइम मिनिस्टर की शक्ल में अगर लोग पेश करेंगे, हम लोग पेश करेंगे, तो शायद ये मुल्क अभी उसके लिए इतना मैच्योर्ड नहीं हुआ है कि वो किसी फॉरेनर को एज ए प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर ले। तो इस बात को लेकर जो थोड़ी नाराज़गी हुई पार्टी के अंदर, हम तीनों को पार्टी से अलग कर दिया गया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें, सब कुछ है। तो हम लोग जब बाहर निकल गए कांग्रेस से, तो हम लोग कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, उस वक्त बहुत सारी सियासी पार्टियां थीं, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि नहीं, हम कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, इसलिए हम कांग्रेस में भले ही ना हो टेक्निकली, लेकिन कांग्रेस विचारधारा को लेकर हम लोग चलेंगे। और इसी वजह से एनसीपी बनाई। इसलिए हम लोगों ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाया, नाम कांग्रेस का ही दिया उसको, और सारे जो कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसको ही पार्टी का एक तरह से विचारधारा बनाया। शरद पवार के साथ आप जाते हैं, फाउंडिंग मेंबर एनसीपी के। आज महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है वो आप देख रहे हैं, जिस तरह के हालात देश में चल रहे हैं वो आप देख रहे हैं। छोटी छोटी पार्टियों को लगभग ख़त्म कर दिया जा रहा है। मैं पार्टी छोड़ने पर सवाल ज़रूर पूछूंगा, लेकिन शरद पवार पर मैं आ जाता हूँ। आज ऐसा लगा कि अगर शरद पवार नहीं तो उनके बाद कोई नेता उस काबिल नहीं कि जो एनसीपी को संभाल सके। क्या लगता है कि वाकई अब छोटी पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाएगा, बड़ी पार्टियों वाला राज्य रहेगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से इस बात की कोशिश में है। आपको याद होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हुए जी, तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी कहा था कांग्रेस विहीन मुल्क बनाना हमें। हाँ, कांग्रेस के बगैर एक ऐसा, कांग्रेस की अब कोई ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए। तो वो उनकी जो जहनीत है वो उसी तरह से है। मतलब बीजेपी की ख़ास तौर पर जो संघ परिवार है उसका, उनको लगता है कि जब तक कांग्रेस विचारधारा के मानने वाले लोग इस देश में हैं, तब तक वो अपनी जो उनकी विचारधारा है, जो बहुत ही कहा जाए कि संकीर्ण है, हिंदी में उसको कह सकते हैं, बहुत से छोटी सोच है, जिसमें एक मज़हब की बात है, एक ज़बान की बात है, एक कल्चर की बात है, हर चीज़ एक, तो और एक पार्टी की भी बात है। उनका लगता है कि वन पार्टी रूल होना चाहिए भारत में, हिंदुस्तान में। तो इन चीज़ों का उसका विरोध करते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है कि कांग्रेस विहीन नहीं हो रहा है भारत। कांग्रेस आज भी मजबूत है, मतलब भले ही हम अपोजिशन में हैं,
लेकिन कांग्रेस की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इस पार्टी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसकी विचारधारा को ख़त्म नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की जड़ों की आपने बात की। कांग्रेस की जड़ एक वक्त में इतनी मजबूत हुआ करती थी कि थाना लेवल पर भी उनके अध्यक्ष बनाए जाते थे। हम ही थे। बिल्कुल। मैं खुद थाना अध्यक्ष था। आप थाना अध्यक्ष थे। अब जब थाना अध्यक्ष थे, वो संगठन की एक अलग पकड़ थी, एक अलग बात थी, छोटी छोटी चीज़ों पे जो है चर्चाएं होती थी। आज वो थाना लेवल पे अध्यक्ष कांग्रेस नहीं बना पा रही, जबकि बीजेपी बूथ लेवल तक पहुंच गई। असल देखिए, कांग्रेस इतने लंबे अरसे तक पावर में रही तो बहुत से ऐसे लोग जो अपॉर्चुनिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, जो विचारधारा से तो कांग्रेसी लगते हैं, कांग्रेस नहीं लगते हैं, नहीं लगते हैं, विचारधारा उनकी दूसरी है। हाँ। लेकिन फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि हम हुकूमत में थे, पावर में थे, तो वो हमारे साथ आ गए, जुड़ गए, लेकिन जहनीत उनकी वही रही। तो एक तो वो वजह है कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से कन्विक्शन नहीं है, जो कन्विक्शन होना चाहिए वो नहीं है। हम पावर में रहें, हम अच्छे पोजीशन में हमको मिले, तो इस चीज़ की जद्दोजहद चलती रहती है। अच्छी पोजीशंस की आपने बात की। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ के कांग्रेस में कोई सा ऐसा पद नहीं जो तारिक अनवर को ना मिला, और कांग्रेस के महासचिव तक तारिक अनवर रहे। क्या लगता है कि मुसलमान कोई अब रियली उस पोजीशन तक पहुंच पाएगा इस वक्त के दौर में? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो हिंदुस्तान की सियासत ने जिस करवट रुख अपनाया है, उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है, ख़ासकर सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कि किसी मुस्लिम को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। हाँ, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष या महासचिव ही बना दे, क्योंकि इसका फ़ायदा बीजेपी उठाएगी। आज भी कांग्रेस पर ये इल्ज़ाम तो बीजेपी लगाती है कि ये मुसलमानों का तुष्टीकरण करता है, अपीज़मेंट करती है, और ये मुसलमानों के बारे में सोचती है, सिर्फ अल्पसंख्यकों के बारे में सोचती है। ये इल्ज़ाम तो हम पर लगाते ही हैं वो। तो अगर आप किसी मुस्लिम को प्रेसिडेंट बना दें ऑल इंडिया, तो यकीनन उनको और मौका मिलेगा। ये कटाक्ष तो कभी शरद पवार भी किया करते थे। शरद पवार भी कहते थे कि कांग्रेस को जो है 2 मियाँ और 1 मीरा चलाते हैं, लेकिन फिर भी आपने शरद पवार साहब का साथ जाना पसंद किया। नहीं, उस वक्त जब सीताराम केसरी जी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे तो इत्तेफाक ऐसा था, अब ये उनकी जहनीत थी, उन्होंने हमको अपना पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया, अहमद पटेल साहब को पार्टी का ट्रेजरर बनाया, गुलाम नबी आज़ाद साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया। तो इतने अहम पदों पर मुसलमानों को रखा। तो मेरा ख्याल है शरद पवार जी, हमने तो कभी नहीं सुना, लेकिन ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह की बातें कही थी। लेकिन वो कि सीताराम केसरी जी बहुत सेकुलर व्यक्ति थे, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे, शख्सियत थे, और उन्होंने हमेशा ऐसे तो सबों को प्रमोट किया, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को प्रमोट करने में उनका बड़ा योगदान है। यकीनन। सीताराम केसरी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके गुरु भी कहलाते हैं, पॉलिटिकल तौर पर कह सकते हैं। हाँ, उनको गुरु कहिए, सरपरस्त कहिए, जो भी कहिए। उन्होंने मेरी सरपरस्ती की कांग्रेस में, इसमें लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी। जब आप कांग्रेस छोड़ रहे थे, सीताराम केसरी आपके पास आए, आपने उनकी बात नहीं मानी। ठीक है, उन्होंने मना किया था कि हम कांग्रेस छोड़ नहीं रहे थे पहले, ये बात। हाँ, जो कांग्रेस जब हमको कांग्रेस ने निकाल दिया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई प्रणब मुखर्जी जी की सदारत में, और उसमें हम तीनों को पार्टी से निष्कासित किया गया। तो निष्कासित होने के बाद हम लोगों ने एनसीपी बनाया। निष्कासित होने के बाद ऐसा हुआ? अच्छा, क्या मैं रीज़न जान सकता हूं कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री की कैंडिडेट नहीं तो तारिक अनवर साहब किसको चाहते थे? शरद पवार किसको चाहते थे? उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा की तरफ से कैंडिडेट थे। हाँ, तो कांग्रेस की तरफ से हम लोगों ने कहा था कि अभी कैंडिडेट डिक्लेयर किया ही नहीं है, हम लोग की अपनी उसके बाद चुनाव के बाद हम लोग डिक्लेयर करें कि कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। एक बड़ा गैप देखने को मिला अभी हाल ही के पिछले कुछ सालों में मुसलमानों की लीडरशिप के बीच में, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे हों, और सरकार के बीच में एक डायलॉग की कमी है। अगर कभी भी कुछ भी मुद्दे होते हैं, ये मुसलमानों के जो लीडर्स हैं ये सरकार से वो डायलॉग नहीं कर पाते, जाके कम से कम मिलते कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। क्या लगता है कि क्यों ये गैप आया? नहीं, ये पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। पहले नहीं था, मैं बिल्कुल इस बात को कांग्रेस की हुकूमत थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने
दो कमीशन बनाए, एक रंगनाथ मिश्रा कमीशन हाँ, और एक सच्चर कमीशन। सच्चर कमीशन। तो उनके इस जो उन्होंने बनाया था उसके पीछे मकसद यही था उनका कि जो इस मुल्क की अक़लियत और ख़ुसूसन मुसलमान जो हैं उनके जो मसाइल हैं उसको हल किया जाए और उनको मेन स्ट्रीम में पूरी तरह से लाने की कोशिश होनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने दो कमीशन बनाया और दोनों कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसको अमली जामा पहनाने का उन्होंने शुरुआत की थी, कोशिश की थी, जिसका बीजेपी की तरफ से और जो भी ज़हनी तौर पर जिनका जहन साफ नहीं था उनकी मुखालफत भी उन्होंने बर्दाश्त किया। क्यों वो डर है कि आज जो अपने आप को मुस्लिम नेता कहते हैं वो मुसलमानों के मुद्दे से ही पीछे हट जाते हैं, बात ही नहीं कर पाते उस लेवल की, जैसे लगे कि हाँ ये मुसलमानों के लीडर हैं। खासकर अभी हाल ही में कुछ मुद्दे देखने को मिले, चाहे वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया वाला मुद्दा हो या रामपुर वाला मुद्दा हो, किसी की आवाज़ नहीं आई। नहीं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो बहुत क्लियर है हर मामले में। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए कांग्रेस पार्टी एज ए होल, हाँ, आप देखिए तो अक़लियत के जितने भी मसाइल हैं, हाँ, मसले आते हैं तो उनका पूरा सपोर्ट करती है और खुलकर सपोर्ट करती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन देखिए मेरा ख्याल है कि मुसलमान की आवाज़ उठाए, ये कोई मुनासिब नहीं है। पार्टी अगर उठा रही है और तमाम लोग उसमें अलग अलग कौम के लोग हैं वो उठाते हैं तो वो ज़्यादा अहमियत रखता है। लेकिन आप जैसे लीडर जो अपने संगठन महासचिव से लड़ जाते हो माइनॉरिटी को लेकर और इन सारी चीज़ों को लेकर, अगर उनकी आवाज़ आएगी तो क्या नहीं लगता है कि मेरा रोल ये है, यह होना चाहिए, हाँ, जो पार्टी के अंदर हैं मुसलमान, कि वो पार्टी को बताएं कि ये मसला है और इस मसले को पार्टी आगे बढ़कर उस पर अपने बयानात देना हो, कोई एक्शन लेना हो तो ले। लेकिन अगर सिर्फ हिंदू की बात करे, मुसलमान की बात करे, क्रिश्चियन की बात करे, तो ये जो हमारी ये सोच गलत है। हम अगर सेकुलर हैं, अगर किसी हिंदू पर भी गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है या उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो हमको आवाज़ उठानी है, उसकी मजम्मत करनी चाहिए, मजम्मत करनी है, आवाज़ उठानी है। उसी तरह किसी क्रिश्चियन पर, किसी पर भी, समाज के किसी भी वर्ग के ऊपर अगर कोई नाइंसाफ़ी होती है तो ये हमारा फ़र्ज़, बीइंग ए कांग्रेसमैन, हाँ, हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और उसको सरकार के नोटिस में लाएं, पार्टी के नोटिस में लाएं। आपसे ये पूछना इसलिए भी मेरा जायज़ है ये वाला सवाल। अब मैं एक पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप देखें आजकल यूपी में, बिहार में छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटी छोटी जातियों से आई हुई हैं, वो अपनी जाति की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं और उस नाम पर कैबिनेट भी मिल जाती है, कई सारी सीटें भी मिल जाती हैं, ये सारी चीज़ें। तारिक अनवर साहब कई बार कोशिश करते हैं, प्लानिंग कमीशन की बैठक बुलाते हैं, लोगों को एक मंच पर वो करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में रिजल्ट नहीं निकल पाया, लेकिन कोशिश की तारिक अनवर साहब ने। कोशिश तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं इसमें नहीं हूँ, हाँ, लेकिन साथ साथ हमको जो हमारी पार्टी के अंदर भी जो लीडरशिप है उसको अपने साथ लेके जाना चाहिए। उनके दिमाग को भी उनके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कोई गलत हो रहा है तो उस पर कांग्रेस पार्टी को रिएक्शन देना है, रिएक्ट करना है। तो इसलिए हमको लगता है कि हम लोग जो सेकुलर पार्टियां हैं या सेकुलर मिजाज के जो लोग हैं इस मुल्क के अंदर, उनको भी अपने साथ लें। हमारी आवाज़ उनकी आवाज़ में मिलकर अगर हम किसी बात को रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा उसको एक कॉमनल कलर देने का काम करती है। जब हम किसी मसले को उठाएंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमको फ़ायदा हो सकता है, कम्युनिटी में हमारी वाहवाही हो सकती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट है वो गलत हो जाएगा, इम्पैक्ट है, आगे चल के नुकसान होगा। लेकिन अब हम देखते हैं, अब हमारी यही होती कि मुसलमानों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सेकुलर ताकतों को मजबूत करना है। अगर हम अकेले अपना मसला हल नहीं कर सकते, हम माइनॉरिटी में हैं। अब बहुत हम कोशिश कर लेंगे, अगर या दिखाई है आपने कुछ पार्टियां हैं जो मुसलमानों के अपने आप को नुमाइंदगी कहते हैं कि हम उनकी नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन उनकी हैसियत क्या है? वो तो बिल्कुल जैसे कहा जाए कि कोई हिंदुस्तान की सियासत में उनकी कोई वक़्त नहीं है, लेकिन उनका फ़ायदा बीजेपी को मिल जाता है। जब हम मुस्लिम इत्तेहाद की बात करेंगे तो
जाहिर है कि बीजेपी आरएसएस यही चाहती है कि आप अलग हो जाइए और अपने इत्तेहाद की बात करिए, तो हम भी अपने इत्तेहाद की बात करेंगे, हिंदू इत्तेहाद की बात करेंगे। तो ये तो वही 80 वर्सेस 20 वाला मामला है जो बीजेपी आरएसएस का फार्मूला है। और इस मामले में मुसलमान कभी नहीं जीत पाएंगे। हाँ, बात अलग हो कम्युनिटी गए की। आप। हाँ। तो एक दो कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी होगी या एक दो कश्मीर में होगी जो आप वहाँ से नुमाइंदगी आपकी हो सकती, लेकिन आप मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो हम समझते हैं कि ये बहुत ही गलत है। बात कही जाती है कि एक वक्त था, सीताराम केसरी के पास मनमोहन सिंह आते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे राज्यसभा भिजवा दीजिए। सीताराम केसरी कहते हैं कि आप तारिक अनवर से जाके मिलिए। नहीं, आते हैं आपके पास, आए थे? ऐसा नहीं कहा। केसरी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत इज्जत करते थे जी। और मानते थे कि एक काबिल आदमी है, बासलाहियत आदमी है। तो उनका टर्म ख़त्म हो रहा था, वो राज्यसभा के मेंबर पहले से थे जी। उनका टर्म ख़त्म हो रहा था, तो दूसरे टर्म के लिए वो केसरी जी के पास गए। तो केसरी जी ने मुझको कहा कि भाई डॉक्टर साहब का केयर करना है पूरी तरह से और इनको फिर दोबारा हम लोग को राज्यसभा में लाना है। लेकिन उनकी वो केसरी जी ने मेरे पास भेजा ऐसा नहीं है। फिर डॉक्टर साहब खुद ही हमको उन्होंने कांटेक्ट किया और कहा कि भाई आप देखते रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सियासत हो जाए मेरे साथ। तो हमने कहा आप इत्मीनान रखिए, आप कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ है, पाया है, हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आप राज्यसभा में आएंगे। लेकिन मनमोहन सिंह राज्यसभा से प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन तारिक अनवर कभी कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाए, वो भी कांग्रेस में इतने मजबूत पदों पर रहने के बावजूद। और अगर MOS मिला भी तो वो शरद पवार कोटे से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। देखिए, हम जब मिनिस्टर बने उस वक्त हम एनसीपी में थे, कांग्रेस में नहीं थे। बिल्कुल। तो एनसीपी की जो ताकत थी कहिए या उनकी जो नंबर्स थे बहुत कम थे हम लोगों के मेंबर पार्लियामेंट। तो उस हैसियत से हम लोगों को 2 कैबिनेट और 1 स्टेट मिनिस्टर का दर्जा था, मिलना था। तो उसमें एक तो शरद पवार जी खुद बने कैबिनेट मिनिस्टर और एक प्रफुल्ल पटेल पहले से थे, तो फिर स्टेट मिनिस्टर ही की जगह खाली थी। तो शरद पवार जी ने मुझको ऑफ़र किया, कहा कि आप स्टेट मिनिस्टर बन जाइए, हालांकि आप कैबिनेट मिनिस्टर के आपकी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उस हिसाब से कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए। आप डिजर्व करते हैं, लेकिन हाँ, अभी मजबूरी ये है कि MOS ही है। क्योंकि यूपीए की सरकार थी, उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियां थी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां थी, तो सबको उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से पार्लियामेंट में जिसका जो स्ट्रेंथ था उसी हिसाब से हिस्सेदारी मिली थी। तो हम लोग को 2.5 समझिए, 2.5 ही कहेंगे, बिल्कुल 2.5 कह सकते हैं। तो 2.5 में उस वक्त हमको ये ऑफ़र हुआ तो हमने देखा कि तो मजबूरी है, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। जो ऑफ़र मिला उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। इन सारी चीज़ों को जिक्र किया जाता है और बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर तारिक अनवर साहब को कांग्रेस से उस वक्त में नहीं निकाला जाता और ये जो गैप रहा कांग्रेस में से निकलने का और कांग्रेस में वापसी आने का, अगर तारिक अनवर उस जगह पर बने रहते, लगभग 20 साल का, लगभग 20 साल का, तो तारिक अनवर उस जगह पर बने रहते तो शायद आज जो बहुत सारे नेता, बड़े नेता कहलाते हैं, जो मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वहाँ तारिक अनवर रहते। क्या आपको भी फील होता है कभी कि हाँ शायद अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो शायद मैं भी कैबिनेट बनता या बड़ा मिनिस्ट्री मेरे पास रहती और आज भी एक बड़ी पोस्ट पर होते? नहीं, ये तो जाहिर है कि अगर कांग्रेस में होते तो हमसे बहुत जूनियर लोगों को कैबिनेट रैंक मिला। हाँ। कैबिनेट मिनिस्टर वो हुए जी। अगर कांग्रेस में हम होते तो यकीनन कैबिनेट मिनिस्ट्री में हमको मिलती, लेकिन हम तो कांग्रेस से निकल चुके थे, बाहर जा चुके थे। तो जब लोकसभा थे कांग्रेस से या राज्यसभा थे तो तब कभी ऑफर आया कांग्रेस की तरफ से कि आप मिनिस्टर बनिए? नहीं, तो हम लोग अपोजिशन में थे उसके पहले। हाँ, राजीव जी के वक्त में आप कह सकते हैं या इंदिरा जी के वक्त में, तो उस वक्त हमको ऑर्गेनाइजेशन का काम दिया हुआ था। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, ऑल इंडिया सेवा दल का चेयरमैन बनाया, PCC का प्रेसिडेंट बनाया, AICC का जनरल सेक्रेटरी बनाया। तो ऐसे बहुत सारी इम्पोर्टेंट पोजीशन हाँ हमको लगातार मिलती रही है। मतलब जो कहा जाए कि जब से हमने सियासत शुरू की तब से लगातार किसी न किसी पद पर हम रहे। यूथ कांग्रेस आज वो मजबूत नज़र नहीं आती जिस तरीके से मुखरता से आवाज़ यूथ कांग्रेस कभी उठाती थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूथ कांग्रेस की पकड़ वो होती थी कि प्रधानमंत्री से लेकर सारे मिनिस्टर तक या
बड़े नेताओं तक उनकी आवाज़ पहुंचती थी, बात होती थी, उनसे रिपोर्ट्स ली जाती थी। आज वो हालात हैं कांग्रेस में? नहीं, पहले के मुकाबले में ये बात सही है कि यूथ कांग्रेस वैसी नहीं है। लेकिन यूथ कांग्रेस के पिछले दिनों जब से हम लोग अपोजिशन में हैं, उनके लोगों ने काफ़ी सरकार के ख़िलाफ़ एजिटेशन किया है, डेमोन्स्ट्रेशन किया है, धरना दिया है, इस तरह का काम किया है उन्होंने। और ठीक है, अलग अलग जो लीडर होता है किसी पार्टी का या किसी डिपार्टमेंट का या किसी विभाग का, तो जो उसकी अपनी सलाहियत है उसी हिसाब से करता है। अब हम लोग के वक्त में राजीव जी थे, इंदिरा जी थी, और सबसे पहले संजय गांधी थे, जिन्होंने हम लोग को सबकी टीम बनाई। तो वो सही है कि वो दूसरा एक लीडरशिप था, उसको लेके हम लोग आगे बढ़े थे। तो आज भी यूथ कांग्रेस से या अलग विभाग, बात हम मानते हैं कि थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन काम वो लोग भी कर रहे हैं। आपने कई सारे नेताओं के साथ काम किया, कांग्रेस परिवार के बड़े करीबी रहे। सबसे बेहतर एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? आपको लगा कि ये सुना भी जाता है और बात पूरी भी होती है? नहीं, हमको तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि जिनके साथ भी हमने काम किया, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ काम किया, और उनकी सरपरस्ती हमको मिली। चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव जी हो, इवन हमने सोनिया जी के साथ भी काम किया। फिर उसके बाद अभी राहुल जी की लीडरशिप में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इत्तेफाक से कहिए या संजोग से कहिए, सब इन लोगों के साथ काम करने का मौका हमको मिला है। लगभग 4 पीढ़ियाँ। कोई ऐसा किस्सा जो इंदिरा जी के या किसी और के नेता के साथ आपको याद हो कि आपको लगा हो कि हाँ, ये बात मुझे उनसे रखनी चाहिए और आपने उनसे रखी हो? कुछ भी ऐसा कोई यादें? तो बहुत सारे वाक़यात हैं। जैसे? और इंदिरा जी ने हमेशा हम लोगों को बहुत इज़्ज़त दी। हर मौके पर उनका सपोर्ट हम लोग को मिलता था, उनका आशीर्वाद मिलता था। कोई ऐसी बात होती भी तो कभी नाराज़ नहीं होती थी वो। अच्छा। उनमें सबसे अच्छी बात ये है, और समझाती थी। उसी तरह राजीव गांधी जी का भी तो नेचर बहुत अच्छा था, और हम लोगों को सबको, ख़ास के सभी कांग्रेस के वर्कर्स को बहुत तरजीह देते थे वो। जैसे डायलॉग था उस वक्त में नेताओं का, बड़े नेताओं का अपने कार्यकर्ताओं के साथ, आज वो डायलॉग है या उससे बेहतर है? नहीं, अभी उस तरह का डायलॉग तो नहीं है जैसा उस वक्त था। उसकी वजह भी होगी, बीच में कई ऐसे वाक़यात हुए। इंदिरा जी की हत्या हो गई, फिर राजीव जी की हत्या हो गई, शहीद हो गए। तो सिक्योरिटी का एक जो रिंग था या जो इंतज़ाम था, वो कुछ ज़्यादा हो गया। और सिक्योरिटी होने की वजह से भी वो गैप बन गया, गैप हो गया थोड़ा। क्योंकि एक किस्सा अक्सर मैं सुनता हूँ और मैंने कहा कि आज तारिक साहब से ही इसके बारे में कंफर्म कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। सुनील दत्त साहब एक महाराष्ट्र के नेता का आपसे जिक्र करते हैं, उनसे टिकट के लिए उनसे कहते हैं नाम बाबा सिद्दीक। हाँ हाँ, है ना? और दूसरे नेता का जिक्र करते हैं दिलीप कुमार साहब, वो क्रिश्चियन नेता, लेकिन सुनील दत्त को आप तरजीह देते हैं दिलीप कुमार पे, क्या वजह रही? नहीं, सुनील दत्त वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट थे, और उनका इलाका था, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। दिलीप कुमार साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे फिल्म स्टार थे, लेकिन वो सियासत में नहीं थे। तो सियासत में सुनील दत्त जी थे, और सुनील दत्त जी का, जैसा मैंने कहा कि उनकी असेंबली का वो कॉरपोरेशन का इलेक्शन था, और कॉरपोरेट का टिकट का डिसाइड होना था। तो इसीलिए हमने सुनील दत्त जी को तरजीह दी कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो अगर कह रहे हैं किसी ख़ास व्यक्ति के बारे में, तो उसको तरजीह मिलनी चाहिए। 8 बार संसद सदस्य, चाहे राज्यसभा या लोकसभा, आप रहे, अक्सर संगठन के बड़े बड़े पदों पर भी रहे। कोई विपक्ष में ऐसा नेता है जिसको आप कह सकते हैं कि मेरे दोस्त हैं? कभी किसी से ऐसी नाराज़गी हुई कि आपको लगा हो कि ये नाराज़गी नहीं होनी चाहिए थी? विपक्ष के नेताओं के साथ कैसे संबंध है आपके? अच्छे हैं, बहुत करीब भी नहीं है, लेकिन हमारे ताल्लुकात जिसको कहते हैं, बिहार के तो बहुत सारी लीडरों के साथ रहा है, और
नेशनल लेवल पे भी हम अपोजिशन के लोगों से, देखिए सियासत अपनी जगह पर है, वो तो लड़ाई चलती रहेगी, वो विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन व्यक्तिगत जो होता है पर्सनल रिलेशन वो दूसरी बात कही है उसको। तो हम लोग पर्सनल रिलेशन तो रखते हैं सबसे, जिससे भी मिलते हैं ठीक से मिलते हैं, खुल के मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह जी से मोदी कैसे? जी से हमारा बहुत ताल्लुकात नहीं रहा, क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो दिल्ली की सियासत से जब हम एक्टिव हुए सियासत में, तो वो यहाँ की सियासत से जा चुके थे। अमित शाह जी भी गुजरात के गृह मंत्री थे वो वक्त, उनके साथ, तो दिल्ली से उनका बहुत ताल्लुक़ नहीं रहा। अभी कैसा ताल्लुक़ है, मुलाकात होती है कभी? नहीं, बस जिसको कहता है कि रस्मी पार्लियामेंट में मिल गए तो दुआ सलाम हो गई। मुलाकात हो गई। नीतीश कुमार कैसे? नीतीश जी से हमारा अच्छा था, और वो बिहार के थे, उसकी वजह से उनसे काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, और एक बार हम लोग फॉरेन डेलीगेशन में भी साथ में गए थे, 20 से 21 दिन साथ में रहे थे। उनसे बहुत मतलब सियासी तौर पर दूरी ज़रूर थी, लेकिन रस्मी तौर पर हम लोग बहुत एक दूसरे को जानते भी थे और करीब भी थे। हाल ही में बिहार में उपचुनाव होते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट वो छोड़ी हुई थी, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी पिछड़ते हुए नजर आए, जबकि ऐसा था कि शायद मैसेज गया कि अगर ये 10,000 चुनाव में नहीं दिए होते तो बीजेपी और नीतीश कुमार नहीं जीत पाते। बार बार तेजस्वी और कांग्रेस की तरफ से भी ये बातें कही गई, लेकिन इस बार भी वो उपचुनाव में वो जादू या जलवा नहीं देखने को मिला इंडिया गठबंधन का। काफ़ी उन्होंने मेहनत की है, और उनकी पार्टी लगी थी इलेक्शन से पहले, उन्होंने काफ़ी बिहार का दौरा किया था, कोशिश उनकी बहुत थी, लेकिन इत्तेफाक से उनको इलेक्शन में कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। और ये जो इलेक्शन था, बाई इलेक्शन था, ये बहुत अहम था। आपने ठीक कहा कि राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है उनकी सीट थी, उनकी सीट थी, और वो खुद कई बार विधायक रह चुके थे, 5 बार जी। तो एक तरह से उसको बीजेपी का गढ़ माना जाता था। उस गढ़ में सेंध लगाने का काम प्रशांत किशोर ने किया। कैसे नेता लगते हैं प्रशांत किशोर आपको? क्या आपको लगता है कि बिहार में वो एक नई जगह बना पाएंगे? क्योंकि इस इलेक्शन के बाद ये बातें चलने लगी कि ये लड़ाई मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और होने वाले मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर के बीच थी। देखिए, अभी तो इतना दूर तक जाने की हमको आवश्यकता नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि, लेकिन एक उनको मौका मिला है, और वो कैपेबल भी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हमारे कभी उनके साथ बहुत करीबी रिश्ते नहीं रहे। आगे वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक आरजेडी और कांग्रेस का जो अलायंस है, वो भी अपनी अहमियत रखता है। 2-3 आखिरी सवाल बस। 2027 चुनाव बहुत करीब है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और कई राज्यों में। क्या लगता है कि बीजेपी, जो हमेशा कहते हैं कि वो हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं, कांग्रेस में वो कमी क्यों है? हाँ, संगठन के मामले में हम कह सकते हैं कि हमारी उतना मजबूत नहीं है बीजेपी के मुकाबले में, और बीजेपी के साथ ये है कि उनके साथ आरएसएस है, आरएसएस का दबदबा है, आरएसएस की जो स्ट्रक्चर है या जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफ़ी ग्रास रूट तक है, वैसा हर संगठन हमारे पास नहीं है। तो तारिक अनवर ने कभी वो वाली राय क्यों नहीं दी? क्योंकि वो थाना अध्यक्ष बोल रहे हैं, तो तारिक अनवर ने क्यों नहीं कहा कि शायद इस लेवल पे हम जाएंगे? एक ज़माने हमको राजीव जी ने जिम्मेदारी दी थी सेवा दल की, हाँ, और उन्होंने इसी के लिए जिम्मेदारी दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने यूथ कांग्रेस में काम किया और अच्छा काम किया है, आपको संगठन का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आप सेवा दल को भी ठीक करिए। हाँ, तो फिर सेवा दल का काम हम लोगों ने किया, अच्छा किया, बल्कि वही राजीव जी ने हमको एक प्रकार से इनाम दिया कि हमको बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर बनाकर भेजा, और ये कहा उन्होंने कि आपने सेवा दल में अच्छा काम किया, और सही मानों में हम लोगों ने सेवा दल को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश की। ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा चलता था, और बहुत सारी जो हम लोग अलग अलग ढंग से उसको मजबूत करने का काम कर रहे थे। लेकिन उसी बीच में फिर हम चले गए बिहार, और बिहार जाने के बाद सेवा दल का जो
एक सिलसिला चल रहा था वो टूट गया था। लेकिन आपका कहना सही है कि कांग्रेस में ज़रूरत है कि ग्रास रूट पर कांग्रेस को मजबूत किया जाए, अच्छे कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाए, उनको ऊपर उठाया जाए, उनको आगे लाया जाए। तो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस विचारधारा से, कांग्रेस की तारीख़ से, कांग्रेस के इतिहास से वाकिफ़ नहीं है, कांग्रेस की कुर्बानियों से वाकिफ़ नहीं है, हमारे लीडरों की जो कुर्बानियाँ हैं उससे वाकिफ़ नहीं है। तो जो नया जनरेशन आ रहा है, अब तो समझिए आज़ादी के बाद ये 5वां 6ठा जनरेशन होगा, तो ये जनरेशन को हमको बताना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी थी जिसकी लीडरशिप में देश आज़ाद हुआ, मुल्क आज़ाद हुआ। और आज जो मुल्क के हालात आप देखें, जो कुछ हमारे पास है, जो भी सरमाया है वो कांग्रेस की देन है। तो ये सब समझाने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की, एजुकेट करने की ज़रूरत है, और तभी हम आरएसएस जैसी जमायत से मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि आरएसएस से इस मामले में बहुत आगे है हमसे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं, राज्यसभा आते हैं। क्या पूरे पॉलिटिकल करियर में कभी इस तरह का वाक़या आपने देखा किसी और के साथ? और दूसरा, जब तारिक अनवर यहाँ की, खासकर दिल्ली की राजनीति से बिहार की राजनीति में भेजे जाते हैं, कांग्रेस मजबूत नज़र आती है। कांग्रेस ने कई मर्तबा बिहार में अपने दम पे चीज़ें की हैं, लेकिन आज बिहार में कांग्रेस को प्रशांत किशोर भी एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप उससे हर्ट ना हो तो मैं उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कांग्रेस पिछलग्गू बन के रह गई है आरजेडी की। देखिए, वो तो पॉलिटिकल हालात पर डिपेंड करता है, क्योंकि आज तो सारे पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए तो अलायंस की राजनीति चल रही है। आज भी दिल्ली में जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, वो एनडीए की सरकार है, अकेले बीजेपी की सरकार नहीं है। हाँ। उसी तरह से स्टेट वाइज भी आप देखिएगा तो हर जगह स्टेट के अंदर एक किसी न किसी तरह का गठबंधन है। आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, आज जो वहाँ योगी जी की सरकार है उसमें हमको लगता है कि 20 पार्टियाँ होंगी। राष्ट्रीय लोकदल है, ओम प्रकाश राजभर की है, और दूसरी पार्टी हैं, और उनको कैबिनेट में भी जगह दी गई। बिल्कुल। तो बिहार के भी जो हालात बदले, वहाँ जब हम लोगों ने देखा कि हमको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, तो हमारे पास एक ही विकल्प है कि जो अपोजिशन में जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको हम अपने साथ लें, और या उनके साथ मिलकर काम करें। तो आरजेडी थी जो हमेशा जिसने बीजेपी की मुखालफत किया था, तो हम लोगों ने आरजेडी को साथ में लिया। तो अब उसको पिछलग्गू कहें या जो कहें, राजनीतिक मजबूरी भी होती है। लेकिन वो बड़े भाई बन के रह गए बिहार। हाँ, तो बड़े पहले ही से बड़े थे वो, जब हम उनके साथ गए तो वो बड़े हो चुके थे। वही हमने कहा कि सियासत में कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं कि भाई अगर आप इनके साथ नहीं जाएंगे तो उससे जो कॉमनल फोर्सेस है उनको तक़वियत मिलेगी, उनको ताकत मिलेगी। आखिरी सवाल, लेकिन मैं इसमें ना 2-3 चीज़ें मिक्स करना चाहता हूँ। ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होता है जेनजी का, उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा देते हैं, नीट का बिल आता है, पेपर लीक का और ये सारी चीज़ों का। आज भी संसद उस तरीके से नहीं चल पा रही। कांग्रेस बार बार अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये रिक्वेस्ट भी कर रही है, बार बार कह रही है कि आप आएँ और वो जो छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया उसको जो है आके जस्टिफाई करें कि किसके ऑर्डर पे ये किया गया। क्या लगता है कि लोकसभा उतनी यह चीज़ें कर पाएंगी जिस तरह की उम्मीदें लोग करते हैं कि हम लोगों को ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए? देखिए, जो कुछ छात्रों के साथ और नौजवानों के साथ हुआ पिछले दिनों, बहुत अफसोसनाक है, जो कि वो हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के हैं, और उन पर जिस तरह से लाठियाँ बरसाई गईं, जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, जिस तरह से उनको दबाने की कोशिश हुई, वो मुनासिब नहीं था। उनसे बातचीत करना चाहिए था। जब वो धरने पर बैठ गए थे जंतर मंतर पर, सरकार को चाहिए था कि अपना नुमाइंदा भेजे। उन्होंने नुमाइंदा भेजा, लेकिन बहुत देर के बाद भेजा। जब हालात काबू से बाहर होने लगे तब उनको एहसास हुआ कि हमको बातचीत करनी चाहिए। हालांकि उनको बातचीत बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। उनका कहना था कि भाई जो एजुकेशन में जो गड़बड़ियाँ हैं उसको आप ठीक कीजिए, और उनका कहना सही था। इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद वालिदैन भी अपनी तमाम जो कुर्बानियाँ देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं,
उनके बाद वो तैयारी करते हैं एग्ज़ामिनेशन का, और वो एग्ज़ामिनेशन में चोरी होती है तो पर्चे लीक हो जाते हैं। तो आना चाहिए प्रधानमंत्री को इस पर हाँ, बात तो करने के ऐसे लिए? मौके पर अगर पहले ही ये कार्रवाई कर लिए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। और इतना बड़ा वाक़या होने के बाद आप जो वज़ीर तालीम हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनको आप उनके पद पर बनाए रखे हुए हैं। तो लोगों की नाराज़गी थी, छात्रों की नाराज़गी थी कि उसको हटाया जाए, और मजबूरी में फिर सरकार को वो हटाना पड़ा। तो पार्लियामेंट के जो बात है कि ये जो लोग अपोजिशन मांग कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए हाउस में, और भाई सबसे बड़ी पंचायत है ये, सारे आपको लोगों ने चुनकर भेजा है, हमको भी चुनकर भेजा, आपको भी भेजा है। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि इतने बड़े वाक़यात के बाद, जिसमें आपके एक वज़ीर को इस्तीफ़ा देना पड़ा, तो आकर उसको बताना चाहिए, हाउस को बताना चाहिए, और हाउस के ज़रिए पूरे मुल्क को बताना चाहिए कि हमने जो एक्शन लिया, हमने जो कार्रवाई की, वो कैसे हुई, क्यों हुई। तो आप उसका जवाब नहीं देंगे, आप वज़ीर आज़म हैं इस मुल्क के, तो सारी जवाबदेही आपकी है। यकीन। अगर होम मिनिस्टर हैं तो सारी जवाबदेही आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था आपको देखना है। तो आपको आकर पार्लियामेंट में बताना चाहिए। पार्लियामेंट से आप भाग क्यों रहे हैं? पार्लियामेंट आप आके आप बैठ जाते हैं, पार्लियामेंट के बाहर अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं, तो आप पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो यही सवाल है। क्या लगता है कि जो जिस तरह के बिल्स आ रहे हैं वो अगर कामयाब हो गए उन सारी चीज़ों में, और लोकसभा में जितनी संख्या वो करना चाह रहे हैं कर पाएँ, तो विपक्ष ख़त्म हो जाएगा? छोटा सा जवाब। नहीं, ख़त्म तो नहीं होगा, ये सब गलतफहमी है, लेकिन वो कोशिश में हैं, वो चाहते हैं कि डिलिमिटेशन हो। हाँ। मतलब फिर से हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री बने। तो अभी उन्होंने आसाम में किया था और कश्मीर में किया था। तो इस तरह से उन्होंने डिलिमिटेशन किया कि उनको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, और उसमें किसी हद तक वो कामयाब हुआ। असम। अपोजिशन ये चाहती है कि नहीं, डिलिमिटेशन हो, लेकिन उससे पहले पे जनगणना हो, कितनी हमारी संख्या बढ़ी है इस बीच में, उसको सबको शामिल किया जाए, और उसके बाद डिलिमिटेशन हो। चलिए, बहुत शुक्रिया तारिक अनवर साहब। जितने सवाल मैंने पूछे उतने बेबाकी से आपने जवाब भी दिया। मुंसिफ टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तारिक अनवर साहब हमारे साथ थे और हर मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए मुझे भी दीजिए इजाज़त। आदाब।